नमस्कार सभी अग्निवीरों का एक बार फिर स्वागत एचपी डिफेंस अकेडमी चैनल में। और ज़बरदस्त पेपर एक और लेकर हाजिर है। आज 29 अक्टूबर को 2022 को एकेडमी में दूसरा पेपर संपन्न हुआ है, उसका सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं। तो देखिए, आप लगा के देखिए आपका कितना कितना स्कोर आ रहा है, उसका संपूर्ण हल कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। मैं रॉबिन भाटी आपके लिए एक और ज़ोरदार पेपर, ज़ोरदार सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 भारत में, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है आपकी बच्चों इंदिरा गांधी नहर। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। तो देखिए यहाँ पे आपका पेपर, क्योंकि ओरिजिनल पेपर था जो हमारे पास है, इसी को आपको हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली की या भारत की पहली मुस्लिम शासिका की बात आए तो क्वेश्चन दोनों एक ही रहेंगे और आंसर आएगा आपका सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है बेटा 6 वर्ष का। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। आयु पूछे, इनके आयु कितनी होती है इनके चुने जाने की, तो 30 वर्ष इनकी आयु होती है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, आयु 25 वर्ष, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। खांसी हो रही है ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, जुकाम हो रहा है, थोड़ा कोल्ड हो रहा है ना गला भी खराब है। कह रहा है किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। बच्चों जब ये तत्कालीन पेपर लिया गया था तो तब ये पेपर किसी न किसी तरीके से लाइट में रहा था। हालांकि आर्मी को इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, मगर चलिए फिर भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही जो आपको हमेशा छोड़ने होते हैं। ये उन क्वेश्चनों में से एक था और इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बी, सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए अब। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। तो कौन से राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जो ऑप्शन दिए हैं थोड़े कन्फ्यूजिंग है। हालांकि हम तो यहाँ पे आपको आंसर बता ही देंगे कि आपको कौन सा टिक करना है, वरना आंसर आपको ए और बी, बी और सी, मतलब 2 को कंबाइन करके आंसर आपको देने चाहिए थे, मगर कोई दिक्कत नहीं है, आप इनमें से टिक कीजिएगा। तो इनमें हम जो आंसर लगाएंगे वो आएगा आपका कौशल। हालांकि अगर आंसर इसके इस तरीके से होते ए और डी, देखो भगवान बुद्ध से ये दोनों ही जुड़े हुए थे, कौशल और मगध। और भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारी जगह हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है, जैसे कुशीनगर है, जैसे बोधगया बिहार है, जैसे सारनाथ है, जैसे बहुत सारे और भी स्थान ऐसे हैं जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं। तो वो बेटा आपको क्लास में पढ़ा दिए गए हैं, आपके नोट्स में दे दिए गए हैं। अगर आपने नोट्स अपने अच्छे तरीके से याद किया है या याद कर रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से धौलाधार पर्वत की मशहूर जनजाति का नाम बताओ। मशहूर जनजाति का नाम बताओ। तो मशहूर जनजाति का नाम जो है वो है आपका गद्दी। ये वहाँ की मशहूर जनजाति है, वो है, उसका नाम है गद्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 1853 में के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सम्मेलन सभा में एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया था, या किसको सहारा गया था, किसकी तारीफ़ें हुई थी 1853 के शिकागो सम्मेलन में। तो बच्चों यहाँ पे आपके व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। तो बेटा इसका आंसर है सी, सापेक्षिक आर्द्रता। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए।
मीना मक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, आपको न्यूज़ में भी दे दिए। हवाई अड्डा एक ना एक पूछ ही लिया जाता है मोस्ट कॉमनली। तो मीना मक्कम चेन्नई हवाई अड्डे का नाम है, मीना मक्कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आ रही है। ये क्वेश्चन बड़ा खास है। क्वेश्चन नंबर 10, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय शासन अकेडमी, यहाँ पे आईएएस की कोचिंग कराई जाती है। तो बच्चों देखिए है क्या, इसका आंसर पहले मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, मसूरी। ये कहाँ पर है, यूके में, ये यूके में है। मसूरी कहाँ पर है, यूके में। एक ट्रेनिंग स्कूल भी है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय ट्रेनिंग स्कूल जो है वो है दिल्ली में। ठीक है, एक और छोटी ब्रांच है वो शिमला में है, मगर यहाँ पे जो पूछा है अकेडमी की स्थापना जो हुई थी वो 1959 के आसपास आप में आपके जो हुई थी मसूरी में, इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान। तो देखिए एक ना एक खनिज तो पूछी जानी है, यूरेनियम हमेशा ही एक अच्छा मुद्दा रहा है। यूरेनियम हुआ, कोयला हुआ, तो यूरेनियम की खदान कहाँ पर है, तो ये है बेटा आपकी जादूगोड़ा। और ये कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पर है ये, झारखंड में। ठीक है, कर दोगे, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन। ये उस समय पे कुछ ना कुछ हाईलाइट थी। एक क्वेश्चन करंट का भी रहेगा, आप तैयार करके जाना, मैं आपको क्लास में करा दूंगा कवर। कम्बाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जिसका आयोजन हर बार किया जाता है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है बताओ जरा, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि खासी और गोरो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं। गोरो खासी की जनजातियाँ, देखिए गोरो की पहाड़ियाँ भी हैं, पूछी जाती है गोरो की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो बेटा इसका आंसर आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, और 13 का आंसर है मेघालय। इसके कल्चर्स जो हैं बड़े डिफरेंट हैं, और इसके बारे में ओपनली रूप से ज़्यादा देर में बताऊंगा तो क्लास में बताऊंगा। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेघालय में ये जनजाति जीवन जीती है, अपने ही अंदाज में ये जीवन लोग जीते हैं, इनके काफ़ी अलग रूल हैं जीवन जीने के। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, बॉम्बे में। बॉम्बे में 1885 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। गोकुल चंद तेजपाल पाठशाला में यहाँ पर पहली मीटिंग हुई। A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना की और पहला अधिवेशन यहाँ पे किया गया। भूमध्य रेखा डिग्री मध्याह्न पर स्थित है। बात आती है मध्याह्न की, बात आ रही है, भूमध्य रेखा जो है वो कहाँ पर है। मैंने आपको बहुत बार बताया भूमध्य रेखा बहुत सारे नामों से पूछी जाती है। उसके अक्षांश की बात आएगी तो ये आएगा 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा की स्थित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, साइंस का सेक्शन अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए भोजन की, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है। तो भोजन की ऊर्जा मापी जाती है बेटा कैलोरी में। किसमें नापी जाती है, भोजन की ऊर्जा को माप किया जाता है कैलोरी में, सेल्सियस में नहीं। सेल्सियस में टेम्परेचर दूसरा नापा जाता है, तापमान वातावरण का, केल्विन भी अलग है, किलोग्राम भी अलग है। ठीक है, किलोग्राम में कोई भी ऊर्जा नहीं मापी जाती है, वजन नापा जाता है। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र। मीथेन पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, मीथेन पे पूरा फोकस रखिएगा। और जो गैसेज हैं, जो तत्व हैं, जो मेटल्स हैं, इनके सूत्र आपको याद करने हैं सबको, एक ना एक जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मीथेन का सूत्र है CH4। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। अगला क्वेश्चन है मेंढक अपने सांस लेता है। मेंढक कहाँ से सांस लेता है, देखिए आंखों से कोई सांस नहीं लेता है, गलफड़ों से और पेट से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेंढक एक उभयचर जीव है, और ये जो सांस लेता है ये लेता है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात चल रही है, फेफड़े और त्वचा दोनों से ये सांस लेता है, फेफड़े और त्वचा। ठीक है, ये पानी में जाता है तो त्वचा से सांस लेता है, पानी से ऑक्सीजन निकालता है त्वचा के थ्रू, और जब ज़मीन पे आता है तो फेफड़ों से सांस लेता है। निम्न धातुएं खुली अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी धातु आपको खुली अवस्था में पाई जाएगी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी, प्लेटिनियम। 19 का आंसर क्या है, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक। प्राकृतिक गैस जिसमें हमारी कोई लागत नहीं लगती है और ये काफ़ी सस्ती, कि अब तो बहुत महंगी हो गई है गवर्नमेंट के थ्रू। देखिए गोबर से जो प्राप्त होती है, कई कई जगह से ये निकलती है। इसका मुख्य घटक है मीथेन। इसका मुख्य घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। निम्न में से कौन सी धातु है, इनमें से कौन सी धातु है? तो देखिए धातु की अगर बात की जाए तो धातु है इनमें बेरियम। बड़ी हल्की सी धातु है, बड़ी अच्छी धातु है बेरियम। फ्लोरीन के बारे में अगर इसके बारे में बात करें तो ये लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 22। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर आएगा बादल वाले दिन। जिस दिन बादल निकलेंगे उस दिन हम इस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है जी। आगे है तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत। देखिए ये सारणी से आपका क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। वैसे अगर सारणी पे चर्चा की जाए तो मेंडलीफ ने सबसे पहले सारणी पे चर्चा की। मेंडलीफ ने सबसे पहले सारणी में तत्वों को दर्शाया गया, मगर मेंडलीफ के बारे में ये आंसर नहीं है। ये कह रहा है अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत में आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ए, जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्यावरण तंत्र में समावेश है। ये क्वेश्चन जो है बेटा 24 थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मुझे लग रहा है, मगर फिर भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको कौन सा आंसर टिक करना है। नॉट बी श्योर, मगर आप इसमें ये टिक कर सकते हैं, बाकी आप नेट पे सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन है पर्यावरण तंत्र में समावेश है, तो पर्यावरण तंत्र में समावेश किन चीज़ों का है? तो पर्यावरण अगर देखा जाए तो पर्यावरण में हर व्यक्ति, हर चीज़, हर सब चीज़ भाग लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जीवित घटक और निर्जीव घटक दोनों ही चीज़ भाग लेती हैं, और मैं इसमें सी टिक करूँगा। आप एक बार अपना आंसर टिक कीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है बेटा इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। कौन सा पदार्थ तरल से ठोस में परिवर्तित होने पर भी फैलता नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 23 को मैं क्लास में सॉल्व कराऊंगा। इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर बताने में थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26, सोने की परमाणु संख्या कितनी है? गोल्ड की बात कर रहा है। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट, उसमें बात ये हो रही है। तो इसमें देखिए क्या कहता है ये, इसमें जो आपकी संख्या है वो है बेटा 79। 26 नंबर का आंसर है 79। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट किस में होगा, यहाँ पे इसकी बात हो रही है। कार्बोहाइड्रेट एक इंस्टेंट एनर्जी होती है, जो आई थिंक नाइलॉन यहाँ पे टिक आप कर पाएंगे, बाकी कंफर्मेशन बाद में करेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। मैं भी इसमें श्योर नहीं हूँ, मैंने भी ये कहीं नहीं देखा है, तो एक बार इसको दोबारा से देख लेंगे, दोबारा डाल देंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लो। और मैं पहले ही कह चुका हूँ बेटा कि पेपर में सभी क्वेश्चन करने के लिए नहीं आते, कुछ छोड़ने के लिए भी आता है। जो इनके पीछे ही पड़ जाते हैं वो अपना पूरा भी पेपर नहीं कर पाते, और पूरा पेपर करना है तो आपको कुछ ना कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन कर पाना स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि समय लिमिटेड मिलता है। वैसे स्टूडेंट कर तो देंगे, मगर थोड़ा समय भी देखना उनको होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक अंडे में नहीं पाया जाता? तो देखना बेटा, एक ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि दूध में और अंडे में देखिए एक विटामिन नहीं मिलता है, उसका नाम है विटामिन सी, क्योंकि एक खट्टा विटामिन है और एक खट्टे फलों से प्राप्त होता है। टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन देखिए, यहाँ पे ये थोड़े से ऑप्शन समझना पड़ेगा आपको, कहीं ये बुक्स में भी नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जो आपकी बुक से है ही नहीं, कोई भी टीचर सिलेबस में कवर नहीं करा सकता। आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन वास्तव में ही रहे हैं, मगर आपके सिलेक्शन के लिए जो इसमें क्वेश्चन दिए गए थे वो आपको करा दिए गए थे। आपको सिलेक्शन पाना था तो केवल आप उनको कर देते, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, कुछ क्वेश्चन वास्तव में ही स्पीड ब्रेकिंग क्वेश्चन होते हैं, उनको छोड़ना ही होता है बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या है। टॉक्सिकोलॉजी का जो अध्ययन होता है बेटा वो होता है विष, जहर, उसमें होता है जहर का अध्ययन। अब यहाँ पे जहर देखिए, खाना नहीं लगा सकते, धातु नहीं लगा सकते, विषाणु नहीं लगा सकते। तो
जो मेरा सस्पेंस जाएगा, जो इसमें टिक करना पड़ेगा वो होगा रासायनिक पदार्थ, क्योंकि टॉक्सोलॉजी का मतलब है जहर का अध्ययन, विष का अध्ययन, और जहर एक रासायनिक ही पदार्थ है या हो सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवी पाए जाते हैं, ये आपका परफेक्टली आप टिक कर पाएंगे। सूक्ष्म जीवी होते क्या है? सूक्ष्म जीवी क्या होते हैं? यदि बहुत ही अति छोटे जीव होते हैं जो हमें सामान्य तौर पर अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये आपको हर एक चीज़ में मिलेंगे, आपको अपनी बॉडी के अंदर भी मिलेंगे अति सूक्ष्म जीव, आपको पानी में मिलेंगे, आपको हवा में मिलेंगे, आपको मिट्टी में मिलेंगे, आपको अपने खाने में मिलेंगे, सब जगह आपको ये पाए जाएंगे। जो कुछ सूक्ष्म जीव बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लोग लाभकारी होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें टिक करोगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो ये आपका रहा जीके और साइंस। जीके साइंस आपकी मैंने कवर करा दी है। मैथ आपको पता ही है, देखिए पेपर का जो मैथ था वो भी अच्छा है। ये सोनू सर के थ्रू कराया जाएगा अभी क्लास में, या फिर हम चैनल पे भी डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर सेक्शन डी पे चलते हैं बच्चों। सेक्शन डी की बात आ रही है, ये रीजनिंग है। सेक्शन डी देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 जो मैंने रात ही कराया था सीरीज, मैंने बोला था ना कि जो सीरीज़ होती हैं वो जो होती हैं नंबर्स पे हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट पे हो सकती हैं, अल्फ़ाबेट के साथ क्रम में ABCD के छोटे या स्मॉल या कैपिटल लेटर में भी हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे इसका रूप ही बदल दिया है। मैंने आपको बताया था कि आपको जो ग्रुप बनेंगे वो 3 के हो सकते हैं, 3 का पेयर हो सकता है बच्चों, 3 का पेयर हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। 5 का पेयर आपसे नहीं आएगा और 6 का नहीं आएगा, तो आपके लिए पेयर बनेंगे ओनली 2। 3 और 4 के पेयरों में आपको सॉल्व करना है। तो 3 और 4 के पेयर में जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसने खुद ही पेयर बना के दे दिए हैं, कॉमा लगा हुआ है। DEF2, DE2F2, उसके बाद चौथा है D2E2F3। तो देखिए अब यहाँ पे जो नंबर लगना था वो यहाँ पे लगना था। देखिए यहाँ पे F2 हो गया, E2 हो गया, तो यहाँ पे D भी 2 हुआ होगा। जब ये पूरा हो गया है तब इसने यहाँ पे F पे जाकर इसको 3 करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 46 का D2E2F2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2 नंबर बिल्कुल ऐसे मान के चलो जैसे आपके पॉकेट में ही थे पहले से। गए हुए परसों शनिवार था, तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ डंडा खींचा तो इसको लिख दो आप आज। आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? आज पे। आज के बाद जो बीत गया है वो इधर लिखो, ये कल था, ये बीता हुआ परसों था, ये आज है तो आने वाला कल, और ये परसों। अब यहाँ पे ये दिन का दे दिया है, यहाँ पर क्या है? ये शनिवार। जब यहाँ शनिवार था तो ये क्या होगा? ये वाला हो जाएगा आपका रविवार। रविवार के बाद ये क्या हो जाएगा? सोमवार। आज सोमवार है तो आने वाले परसों क्या होगा? तो सोमवार के बाद मंगलवार और बुधवार। तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो आपका टिक आएगा ए, आंसर है बुधवार। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं था। अब बात आती है बेटा, चलते हैं, क्वेश्चन है महेश के बेटे सुरेश का विवाह सिया से हुआ, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के साथ हुआ। तो बेटा देखिए 2 सेकंड में अगर आंसर लगाना चाहें तो ये आएगा इसका डॉटर इन लॉ, बहू, क्वेश्चन नंबर 48। मगर आप करेंगे कैसे? करने का तरीका मैं बता देता हूँ, आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए महेश है, महेश को ऊपर रखिए, ये पिता है, महेश का एक बेटा, ये कौन सा हो गया? ये हो गया सुरेश। ठीक है, और ये हो गया महेश। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िए। सुरेश का विवाह हुआ किससे? सिया से। यहाँ पे एक बना दीजिए आप सिया, ये कौन हो गई? सिया, इसकी वाइफ। उसके बाद जिसकी बहन जिया का विवाह, इसकी एक बहन ले लीजिए, ये कौन हो गई? जिया। इसका विवाह किससे हुआ? सुरेश के भाई ये थे, सुरेश का भाई यहाँ पे ले लीजिए, ये कौन है? इसका नाम है अमर, इसका नाम है अमर। ये दोनों पति पत्नी हैं। कह रहा है महेश से इसका क्या संबंध है? सिंपल सी बात है, देखिए जब ये इसका बेटा है और ये भी इसका बेटा है, जब ये इसकी बेटी की बहू है तो ये भी वधू है और ये भी बहू है। मगर यहाँ पे पुत्र वधू इसको आंसर देना चाहिए था। ठीक, मगर कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे भी काम चला लेंगे, हम लगाएंगे आंसर बहू, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ, बहू आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर
अब चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। 49 फाइंड द करेक्ट, सॉरी इंग्लिश पढ़ दिया फिर दोबारा से, इंग्लिश नहीं, निम्नलिखित के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। बेटा देखो इसको अगर हिंदी में जाओगे तो आपको हिंदी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इसको पढ़िए, मत्स्य मतलब फिश होती है ना, और मत्स्य वृंद मतलब फिश का झुंड, फिश स्कूल, ठीक है। और ऐसा ही यहाँ पे ढूंढना है आपको, तो आप हिंदी में ढूंढ लीजिए, इंग्लिश में ढूंढ लीजिए। तो देखिए झुंड में मोर नहीं होते हैं बेटा, झुंड में भेड़िए होते हैं। झुंड में कौन होते हैं? भेड़िए। गाय खेत, हाथी जंगल। तो 49 का आंसर वॉल्फ और भेड़िया। भेड़िया हमेशा झुंड में रहता है, इसीलिए सेफ रहता है, और आज तक भेड़िए को कभी कोई गुलाम नहीं बना पाया। ये एक ऐसा जानवर है जिसको कोई गुलाम नहीं बना पाया, जिसको कोई पाल नहीं पाया। क्यों? ये बड़ा धोखेबाज जानवर है, क्योंकि ये झुंड में रहता है और अटैक करता है मौका देखते ही, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों हमने बहुत कराया है, बहुत बार समझाया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है हमेशा। जूते में हमेशा होगा, तो शूज ऑलवेज हैज़, जूते में हमेशा होगा। देखिए स्ट्रैप के बिना भी जूता हो सकता है, लेस के बिना भी जूता हो सकता है, चमड़े के बना सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है बी, तलवा। तो तलवे के बिना सोल्स, तलवा मतलब सोल्स, तो सोल के बिना कोई जूता कभी भी नहीं हो सकता। तो बच्चों देखिए हमने ज़बरदस्त तरीके से आपके ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। मैथ रह गया है, मैथ को भी करा देंगे। आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए। आपका अपना चैनल है, दोपहर में एक झलक एकेडमी की एक वीडियो डाली गई थी छोटी सी। तो चलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले कल वाले पेपर के लिए, और 13 तारीख की तैयारी के लिए हम ज़बरदस्त तैयार कर रहे हैं पेपर्स। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ, धन्यवाद।